Hi students, welcome back to part 2 of discussion of RTP November 2023 for paper number 4 Corporate and Economic Laws for CA Final। तो आप सारे जानते हैं पहले हमने पार्ट 1 में MCQ के ऊपर डिस्कशन करी थी। आज हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले आपको कंपनीज एक्ट के ऊपर प्रश्न नजर आएंगे। पहला प्रश्न सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 पे है, समझ गए होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर है। तो कहा गया है एचयूबी एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ना ही सब्सिडरी है, ना ही है होल्डिंग किसी और कंपनी की, राइट। तो ना ही इसका कोई जेबी है, ज्वाइंट वेंचर है। आपको फाइनेंशियल्स दे रखे हैं, पेड अप कैपिटल बता रखी है 9 करोड़, टर्नओवर बता रखी है 99 करोड़ और आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर्स बता रखे हैं 99 करोड़। आई होप सो समझ गए होंगे। ये तीसरी लिमिट लगी होगी, दैट मीन्स मोर देन 50 करोड़ वाली। तो वहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होता, क्योंकि पीओसी के लिए लिमिट 10 करोड़ है, वो एप्लीकेबल नहीं हुई, और टर्नओवर वाली 100 करोड़ है। तो कहता है द कंपनी हैज नेवर अपॉइंटेड एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर द ईयर। द बोर्ड फेल्ट द नीड फॉर एक्सपर्टाइज ओपिनियन ऑन डिफरेंट मैटर्स। वन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर ए ने इंसिस्ट किया है कि कंपनी के यहां कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी बी कहता है कि कम से कम यहां 2 होने चाहिए। हाउएवर सी एक अनदर डायरेक्टर को कहता है क्या जरूरत पड़ी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की। तो आपसे पूछा गया है एडवाइस कीजिए किस डायरेक्टर की कंटेंशन करेक्ट है। दूसरा ये भी बताइए अगर किसी डायरेक्टर की कंटेंशन करेक्ट होती है तो बताइए एचयूबी लिमिटेड अगर सब्सिडरी हो एसयूबी लिमिटेड की तो आंसर क्या होगा। तो पहली बात ध्यान रखें, हम कौन सी कंपनी है, एचयूबी है, नाम सब्सिडरी थे, ना होल्डिंग थे, ना ज्वाइंट वेंचर थे। तो कहता है अगर सब्सिडरी होंगे तो आंसर क्या होगा। तो पहली बात 149(4) रेड विद रूल नंबर 4(1) में हम ये पढ़ते हैं कि अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आपको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ते हैं। लिमिट मैंने आपको तीनों बता दी, पीसी, टर्नओवर वाली, और यहां एप्लीकेबल लिमिट कौन सी हो गई, डीडीएल, डिपॉजिट डिबेंचर लोन का एग्रीगेट 50 करोड़ से ज्यादा, जो कि यहां 99 करोड़ है। तो हम कहेंगे कि भैया, और वैसे आप प्रोविजन जानते हैं, अगर आपके यहां ऑडिट कमेटी का कंप्लायंस हो रहा है तो हायर नंबर आपको रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसलिए कहेंगे कि यहां पे जो क्योंकि 3 डायरेक्टर थे ए बी सी, तो बी ये कह रहा था कि ये कम से कम 2 डायरेक्टर रखने चाहिए, तो बी का यहां कहना बिल्कुल सही है। अब दूसरे हिस्से में था कि अगर आप सब्सिडरी हैं किसी की तो क्या होगा। तो देखिए रूल नंबर 4 में ही सब रूल 2 में हम पढ़ते हैं कि अगर आप अनलिस्टेड हैं शैल नॉट बी कवर्ड बाय सब रूल 1, मतलब आपको इंडिपेंडेंट का आवश्यकता नहीं होगा अगर आप जेबी हो, होली ओन्ड सब्सिडरी हो या डोरमेंट हो। तो ध्यान रखिएगा अगर आप होली ओन्ड हो, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमें तो बताया गया था क्वेश्चन में कि भाई साहब आप सिर्फ क्या हो, सब्सिडरी हो। तो इसलिए कि आप सिर्फ क्या हो, सब्सिडरी हो, ये नहीं बताया गया था कि आप होली ओन्ड, दैट मीन्स होली ओन्ड नहीं हो। तो इन दैट सिचुएशन रूल 4(1) एप्लीकेबल होगा, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। तो एक बढ़िया प्रश्न में से कहूंगा, एग्जाम के लिए जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 पे है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे है, सेक्शन 197 रेड विद 198 में आप सारे जानते हैं हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। कहते हैं बी प्लस लिमिटेड एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स और सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं मैनेजरियल पर्सोनल को पे करने के लिए, लेकिन अच्छी जस्टिफिकेशन के लिए चाहते हैं कि एमडी जो है कंपनी का, हम उसे मैक्सिमम रेम्युनरेशन दे सकें जो अलाउबल है और विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको निकाल के दे रखा है 3 करोड़ 20 लाख रुपए। ओवर एंड अबव द नॉर्मल अलाउबल इनकम एंड एक्सपेंसेस द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडेड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो आपको कुछ बस ये पूछा गया कि कैलकुलेट कीजिए मैक्सिमम रेम्युनरेशन जो एमडी को देना है कि मेंबर से कोई परमिशन ना लेना पड़े, और आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया था, लेकिन ये कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद दिया गया था कि क्रेडिट साइड में ये पड़ा। तो देखिए पहली आइटम सब्सिडी है, उसे तो हम लेते ही हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। प्रॉफिट अर्न बाय प्रीमियम ऑन शेयर्स, डिबेंचर्स और फॉरफिटेड शेयर्स पे हुआ है, तो भैया ये तो गलत हो गया। तो दैट मींस ये तीनों की तीनों आइटमें हमें क्या करनी होंगी, माइनस करनी पड़ेगी। देन कहता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, जो आप सारे जानते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं बिटवीन व्हाट, हम डिफरेंस लेके चलते हैं कॉस्ट वैल्यू एंड रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर, जो कि कॉस्ट वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू का डिफरेंस 5 लाख बनता है, क्योंकि 22 लाख का बेचा या 7 लाख है, तो स्वाभाविक है हमें यहां से 2 लाख रुपए और लेस करने पड़ेंगे सही प्रॉफिट निकालने के लिए एज पर 198।
देन कहता है डेबिट साइड पे ये कुछ इंटरेस्ट वगैरह हमने पे किए, डिबेंचर पे, अनसिक्योर्ड लोन, तो ठीक है भैया, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स ये अलाउड नहीं होती, तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम एड बैक करेंगे। देन 197 ये कहता है अब रेम्युनरेशन हम कितना पे कर सकते हैं, अगर देखिए कोई एक हो, एमडी हो, डब्ल्यूटीडी हो या मैनेजर हो, तो ज्यादा से ज्यादा 5% देंगे। क्वेश्चन में कुछ और नहीं बताया गया था, तो 5% हम लेके चलेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि प्रॉफिट में एक तो ऐड कर लो ये प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर वो डिडक्ट करने वाली मैंने आइटम में आपको मेन प्रॉफिट ऑन सेल वाली 2 लाख बनती थी, तो इस तरह से आप ये सारा अमाउंट निकाल लीजिए, और वो जब आप नेट प्रॉफिट उठाएंगे ऐड और लेस करने के बाद ये प्रॉफिट आ गया एज पर 198, तो इसका आप 5% ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी 181C पे है, दैट मीन्स बोरिंग्स पे हो गया, चैप्टर 12 में से है। कहता मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड एक्सपेंशन मोड में है और इन्होंने काफी ब्रांचेस और शोरूम खोल लिए हैं और ये कुछ बोरो करना चाहते हैं एक्सपेंशन के लिए। अब इंटरेस्टिंग चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज ये है, आपको ये अमाउंट दे रखा है, वो किस में दे रखा है, थाउजेंड्स। दैट मीन्स अगर ये 50,000 लिखा है तो इसके आगे आपको 3 जीरो और लगा के इस तरह से कंपटीशन करनी पड़ेगी, वरना आप भारी गलती कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए आप सारे जानते हैं 181C कब लगता है, आपको प्रायर एसआर लेना पड़ता है, लेकिन तभी लेना पड़ता है अगर बोरिंग कौन सी, एग्जिस्टिंग प्लस जो आपकी प्रपोज जो और लेना चाहते हैं, अगर वो एक्सीड करे किससे, पीयूसी प्लस एफआर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। एफआर समझ गए होंगे आप, फ्री रिजर्व पेड अप कैपिटल। तो यहां पेड अप कैपिटल आपको दे रखी है, फ्री रिजर्व दे रखा है, राइट। और फ्री रिजर्व में स्वाभाविक है हम सीआरआर वगैरह रिवॉल्यूशन वगैरह नहीं लेके चलते, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है वो आप ले लेंगे। और क्योंकि बोरिंग में हम एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज लेते हैं, तो बोरिंग यहां आपको 2 दिख रही है, ये ले लेंगे। लेकिन उसके साथ ध्यान क्या रखिए, उसके साथ ध्यान ये रखना है कि हम बोरिंग के अंदर कहता है एक टेम्परेरी लोन है, तो ध्यान रखने वाली ये बात होती है जब हम बोरिंग लेते हैं तो हम अपार्ट फ्रॉम टेम्परेरी लोन लेते हैं। जो टेम्परेरी लोन नहीं लेना है, जो कंपनी के बैंकर्स, कंपनी ने अपने बैंकर से लिया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लिया है, राइट। तो दूसरी बात इसमें यह भी आती है कि टेम्परेरी लोन का मतलब क्या होता है, जो हम कहते हैं 2 बातें कि एक तो रीपेबल ऑन डिमांड हो या रीपेबल हो 6 महीने के भीतर भीतर। लेकिन हम टेम्परेरी लोन नहीं मानते हैं, डज नॉट इंक्लूड, अगर आपने वो किसके लिए लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर आपने टेम्परेरी लोन लिया है। तो देखिए यहां पे टेम्परेरी लोन आपको 30 लाख लिखा था, जिसमें से कहता है 13 लाख रुपए आपने जो रेस किए हैं वो तो किसके लिए किए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किए हैं, तो भैया इसको तो हम लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो इसका कोई इशू नहीं है, मतलब सीधा 30 लाख मत माइनस कर दीजिए। 8 लाख कहता है रीपेबल ऑन क्या है, डिमांड है, और 9 लाख रुपए रीपेबल है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ, तो 3 है, 6 महीने तक वही होता है आपका टेम्परेरी लोन। तो 8 लाख एंड 9 लाख रुपए, दैट मीन्स हो गया 17 लाख, ये आप अपने डेट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे देखिए आपको परमिसिबल अमाउंट, जैसे यहां पेड अप कैपिटल रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे मैंने ऊपर टिक किया था वो ऐड करके दे रखा है। एग्जिस्टिंग बोरिंग जैसे 2 आइटम में थी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, जैसे ये अमाउंट रहा, और जैसे मैंने कहा था वो 17 लाख 2 आइटम में टेम्परेरी लोन वाली ऐड करके आपने माइनस किया। जब आप ये माइनस करते हैं इन दोनों को, राइट, एग्जिस्टिंग बोरिंग है आपकी जो 13 करोड़ है, और पेड अप कैपिटल कितनी है, जो लिमिट लगा के 19.8 है। अब आप बोरो और कितना करना चाहते हैं, येट टू बोरिंग, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो दैट मींस दोनों का जो डिफरेंस बन गया 6.8 करोड़ तक अगर आप पैसा उठाते हैं तो 181C लगा ही नहीं, वो तो सेक्शन 179 लग गया। और 179 सिंपल क्या था, अरे भैया सिंपल बोर्ड की पावर कोई एसआर नहीं चाहिए, तो वहां तक नहीं चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन सफिशिएंट होगा, वरना अगर आप ये लिमिट एक्सीड करोगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में आपको पास करना होगा एज पर 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के मुताबिक। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है दैट इज विद रिगार्ड टू सेक्शन नंबर 279 कंपनीज एक्ट, दैट मींस चैप्टर नंबर 20 वाइंडिंग अप में से प्रश्न है। कहते हैं बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 272, एप्लीकेशन दी गई है वाइंडिंग के लिए 272 में, ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया है प्रोविजनल लिक्विडेटर, और कंपनी आपसे कॉन्सिक्वेंसेस पूछना चाहती है कुछ लीगल एक्शंस जो ऑलरेडी चल रहे हैं या जो चलने हैं। बढ़िया प्रश्न है क्योंकि 3 पॉइंट एक तरह से पूरा सेक्शन इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन से कवर अप कर दिया है। एक रिक्वेस्ट लेटर वाज ऑलरेडी इशू टू गुड लक लिमिटेड विद रेफरेंस टू अ चेक बाउंस केस, कहता ऑलरेडी एक लेटर इशू हो चुका है बाय द क्रेडिटर अब जाना चाहता है एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ टू टेक द एक्शन। तो पहली बात 279 सिंपल समझ लीजिए, 279 कहता क्या है कि भैया जहां वाइंडिंग अप ऑर्डर आ गया है या पीएल प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है,
तो भैया क्या नहीं हो सकता, कोई भी केस वगैरह इस दौरान नहीं हो सकता है। और अगर कोई पेंडिंग है तो उसके ऊपर भी क्या लग जाएगी, उसके ऊपर भी स्टे लग जाएगी। और लेकिन अगर कोई केस कंटिन्यू करना है तो वो कैसे होगा, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन है विद द परमिशन या लीव ऑफ क्या कह लीजिए ट्राइब्यूनल। लेकिन यहां पे सबसेक्शन 2 में बड़ी बात है, अगर कोई अपील आपकी पेंडिंग है, कहां पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो भैया कोई स्टे वगैरह नहीं लगेगी। तो बेटा जी जैसे पहले पार्ट में था, क्रेडिटर अब कोर्ट में जाना चाहता है तो भैया कोई केस आप कर ही नहीं सकते। तो पहले का तो ये होगा नो सूट। दूसरा क्या था, अ केस रिलेटिंग टू ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, तो हमने कहा था कोई टेंशन की बात नहीं, ये कंटिन्यू हो सकता है, बस आपको ट्राइब्यूनल की क्या लेनी होती है, लीव, मतलब एप्लीकेशन, और ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर इसके ऊपर 60 दिन में दे देता है। तो हम सेकंड हिस्से में हम क्या कहेंगे, भैया परमिशन या लीव ले लो ट्राइब्यूनल की। तीसरे में क्या है, अ केस रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग अगेंस्ट गुडलक लिमिटेड इज पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट। अरे भैया हाई कोर्ट में है तो सबसेक्शन 2 लग गया, 1 लगा ही नहीं। दैट मीन्स उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो केस एज इट इज चलता रहेगा, इट विल कंटिन्यू, राइट। इसके बाद बेटा जी हमारा क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 27 ट्राइब्यूनल के ऊपर आ गया, ये सेक्शन 420 के ऊपर है। कहता है द रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद द ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 241, जो कि हम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट जानते हैं। टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द एप्लीकेशन, ट्राइब्यूनल ने 420 सेक्शन के अंदर, क्योंकि ट्राइब्यूनल की पावर है, अपना ऑर्डर पास कर दिया। डेट ध्यान रखें 20 अक्टूबर को कर दिया है। ऑन फाइंडिंग सम मिस्टेक इन द ऑर्डर, द शेयर होल्डर्स ब्रॉट द सेम टू द नोटिस ऑफ द ट्राइब्यूनल फॉर रेक्टिफिकेशन। तो प्रश्न ये है मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके दौरान एनसीएलटी से अमेंड कर सकता है। नंबर 2, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स मेक एन अपील, अगर आप अपील कर देते हो उस ऑर्डर के अगेंस्ट, कब, 15 नवंबर, डेट ध्यान दीजिएगा 2022 है। तो देखिए अगर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ गया, राइट, तो हम जानते हैं उसके अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है, 420 सेक्शन यही कहता है 2 साल के भीतर भीतर ऑर्डर के अगर कोई मिस्टेक है, अपेरेंट है, तो उसको अमेंड करने के लिए ऑर्डर पास किया जा सकता है, अगर इट इज ब्रॉट टू द नोटिस बाय द पार्टीज, 2 साल के भीतर भीतर। लेकिन कोई इस तरह का अमेंडमेंट ऑर्डर नहीं आ सकता प्रोवाइडेड आपने क्या फाइल कर दी है, अपील फाइल कर दी है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था पहले पार्ट में, मैक्सिमम टाइम पीरियड बता दो भैया 2 साल। दूसरा है अगर अपील फाइल कर दी है, तो अपील फाइल कर दी है तो भैया अमेंडमेंट का ऑर्डर आ नहीं सकता। नेक्स्ट प्रश्न फॉरेन कंपनी के ऊपर है, सेक्शन 380, 381 एंड 383। कहते हैं जीजा सॉफ्टवेयर कंपनी है, रजिस्टर्ड न्यूजीलैंड में है, अपने ऑपरेशन से इसने फिलहाल अभी इंडिया में ब्रांच खोली है, मुंबई में चालू किए हैं। कंपनी ने जियान को भारतीय ऑपरेशंस के लिए अपॉइंट किया है। जियान आपकी एडवाइस लेना चाहते हैं कि भैया कुछ वायलेशन ना हो जाए। तो पहला हिस्सा है रजिस्ट्रार ऑफिस बताइए जहां कंपनी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो आप भी जानते हैं फॉरेन कंपनी, हम सेक्शन 380 में डॉक्यूमेंट्स ऊपर पढ़ते हैं, रेड विद रूल नंबर 8 पढ़ते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं, चाहे आप मुंबई में आए हो, लेकिन कहां जमा करवाने होते हैं, आरओसी न्यू दिल्ली के पास। दूसरा हिस्सा है मोड ऑफ सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द आरओसी ऑन फॉरेन कंपनी, मतलब आरओसी फॉरेन कंपनी को किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स देगा। तो देखिए यहां पे हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 383 कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो देना है, पहली बात तो आप उस एड्रेस पे भेज दीजिए जिसका नाम कंपनी ने, नाम एंड एड्रेस जिसका कंपनी ने, क्योंकि एक भारतीय व्यक्ति आपको बताना था जो कंपनी के बिहाफ पे ऑथराइज्ड हो रिसीव करने के लिए अंडर सेक्शन 130। अब भेजना कैसा है, तो देखिए हम 3 तरीके पढ़ते हैं। एक पर्सनली दे दीजिए, राइट, जिसे कहते हैं लेफ्ट हैंड। नंबर 2 पोस्ट भेज दीजिए। तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हैं। तो 3 तरीके ही आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा, टाइम पीरियड विद इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू ईच फाइनेंशियल ईयर आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द आरओसी। तो सेक्शन 383 रेड विद रूल नंबर 4 के अंदर हम पढ़ते होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने में फाइल करनी होती है, लेकिन एक्सटेंशन मिल सकता है आपको आरओसी से, यहां पे एक्सटेंशन वो मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए। अगले हिस्से में कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग अदर, मतलब यहां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो गया, अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी, अगर कहते कोई फाइल करनी है
along with financial statement relating to Indian business operation in case the government has not given any specific exemption or direction in this regard. तो ठीक है जी, रूल 4 में हम ये पढ़ते हैं कि आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपकी पेरेंट फॉरेन कंपनी है वो भी आपको सबमिट करनी पड़ती हैं अलॉन्ग विद योर इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस, और अगर ये अंग्रेजी में नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी आपको किस में देनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में देनी है। क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा, persons by whom the accounts pertaining to Indian business operations shall be required to be audited. तो ऑडिट किससे करवाओगे? रूल नंबर 5 में हम पढ़ के आते हैं भैया, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाओगे, प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, इंडिविजुअल हो तो ठीक है, वरना क्या है, एक फर्म नॉर्मल वाली हो या एलएलपी हो, किसकी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 226 कंपनीज एक्ट के ऊपर, चैप्टर नंबर 14 आपका इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। कहते हैं कि ऑर्डर आ गया फॉर इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया अगेंस्ट व्हाट, RSK लिमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ अ रिपोर्ट ROC ने दी है। सिंस द कंपनी वाज नॉट इन गुड शेप, द मेंबर्स बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो यहां पे मेंबर्स ने एक SR पास किया वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए। इंस्पेक्टर who has arrived for investigation was informed that the company is heading for a voluntary winding up and therefore कोई investigation नहीं हो सकता। He did not listen to the plea of the company and decided to move ahead with the investigation process, लेकिन उसने नहीं सुना। One director RSK Limited का rushed and आपकी एडवाइस ले रहा है whether the contention of the inspector is tenable। मतलब क्वेश्चन क्या आ गया कि भैया ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन का पास कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राइट, और वॉलेंट्री सिंस कंपनीज की पोजीशन ठीक नहीं थी, मेंबर्स बीइंग इन्फॉर्म्ड, जैसे उन्हें इन्वेस्टिगेशन का पता चलता है उन्होंने वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करने के लिए SR पास कर दिया। अब इंस्पेक्टर तो आ गया, राइट, और इसलिए कहा गया कि भैया आपको इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम तो वैसे ही बंद कर रहे हैं कंपनी को। तो प्रश्न ये है क्या इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी या नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर कह रहा है भैया मैं तो इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो नेचुरल है कि हम 226 में पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं कि जैसे इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो जाता है इस चैप्टर के अंदर, तो चाहे कहता है कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना आप रोकेंगे ना ही उसे सस्पेंड किया जाएगा, इन 3 वजहों से। एक 241 में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन दी गई है। नंबर 2, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप करना चाहते हैं। नंबर 3, एनी अदर प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप इज पेंडिंग बिफोर ट्राइब्यूनल। तो दैट मींस SR पास भी कर दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कहेंगे इंस्पेक्टर का ये कहना है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा ये क्या है, टेनेबल है। अब अगले हिस्से में क्या पूछता, अगले हिस्से में पूछता विल यू डिफर in case SR was not passed for voluntary winding up, rather an application was made by 101 members before the tribunal for relief against operation। तो ठीक है, सेक्शन 241 में आप ऑपरेशन में भी चले गए हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही है, राइट। तो इसलिए ये स्टॉप नहीं किया जाएगा। तो ये थे हमारे प्रश्न यहाँ पे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इसके बाद पार्ट 3 में हम इकोनॉमिक लॉज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।